हाँ, तो कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे हम लोग। तो पता है आप लोगों को कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, वो ओथ ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस दिन ओथ लेते हैं, उस डे को क्या बोला जाता है? हाथ उठाइए। पूजा बोलिए। इनॉग्रेशन डे। सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉग्रेशन डे। तो ये कुछ-कुछ डेटा ही है। ये 46th प्रेसिडेंट है यूएस के। इनॉग्रेशन डे, तो इनॉग्रेशन डे, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर कोई कर दीजिए। अनिमेष से पूछ लेते हैं। अनिमेष, ये किस दिन होता है इनॉग्रेशन डे? नहीं याद सर। आप पूजा बोलिए। सर 20 जनवरी। हाँ ठीक है, ये 20 जनवरी को होता है। तो बाकी कुछ-कुछ बातें हैं। कमला हैरिस जो होती है, वो फर्स्ट वीमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन भी है जो वो सॉरी सॉरी इंडियन हाँ, इंडियन अफ्रीकन डिसेंट की है। अमेरिकन तो हुई। तो ये जो है, ये जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, मतलब ये दोनों ही पहला बार, वो फर्स्ट फीमेल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट लेडी ऑफ, फर्स्ट पर्सन ऑफ अफ्रीकन इंडियन डिसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगला बात है कि कौन ओथ दिलाया? तो चीफ जस्टिस। जैसे कि इंडिया में होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो जब ये जैसे ही प्रेसिडेंट बने, तो कई सारा ऑर्डर साइन किए, दैट इज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फिर से ज्वाइन कर लिए, और डब्ल्यूएचओ को फिर से एग्जिट को कैंसिल कर दिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलने को कैंसिल कर दिया डब्ल्यूएचओ। फिर जो डाका हम लोग पढ़े हैं, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, तो उसमें भी इमिग्रेंट्स जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना है। और जो मैक्सिको और यूएस का बाउंड्री जो था, उस बाउंड्री में जो दीवार कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसको रोक दिए। और जो मुस्लिम कंट्री पे जो बैन लगा हुआ था, उसको ये रोक दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी सारे इंडियंस जो है, 20 अमेरिकन इंडियंस, वो व्हाइट हाउस के टीम के सदस्य बने हैं। और जिसमें 17 जो है वो की पोजीशंस पे है। तो बाकी तो डेटा डेटा न्यूज है, इसको आपको पढ़ लीजिएगा, हम इस पे नहीं घुस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आर्टिकल है, इट इज फॉर साइकोलॉजी। तो मेनली साइको ऑप्शनल, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट हो गया कि यूएसए में जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसको बोला जाता है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। तो इसमें एसए का एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस एसए का पेपर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो उस एसए का पेपर को अब हटा दिया गया है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, यस, दिस इज ओपन स्काईज ट्रीटी। तो हमको पहले ये जानना है कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो ये पढ़ा दिया गया, हमको पता है कि, तो बताइए आप लोग, ओपन स्काईज ट्रीटी जो है, इसके पार्टीज कौन कौन है? अनिमेष बोलिए। यूएस, नाटो और रशिया। पूजा। सर यूएस और रशिया। दोनों का ही आंसर कंप्लीट नहीं है।
हमको एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नाटो जो है वो क्यों बना? भारती। सर यूएसएसआर के खिलाफ। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि नाटो के खिलाफ में क्या बना था? मीरा बोलिए। सर अच्छा से याद नहीं, फिर भी बोलेंगे। वार्सो पैक्ट। हाँ सही है, ये वार्सो पैक्ट कंट्रीज थी। ये जो थी दिस कंट्रीज वेयर इन कम्युनिस्ट ब्लॉक, और ये जो कंट्रियां थी ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो ये दोनों कंट्रियों का अपना अपना कैंप बना था। दैट कैंप वाज वन वाज नाटो एंड वार्सो पैक्ट। तो ये जो समझौता था ये वार्सो पैक्ट कंट्री और नाटो मेंबर्स के बीच में था। तो काफी सारे देश रहे होंगे। किसी को पता है कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या था? अनिमेश बोलिए। कोई भी सिग्नेटरी कंट्री किसी भी सिग्नेटरी कंट्री पे सर्वेलेंस एरोप्लेन्स उड़ा सकता है। ठीक है, यही था। और उस डेटा का क्या? अगला क्वेश्चन है कि जो डेटा गैदर किए उसका क्या? हाँ निमेश बोलिए। वो सिग्नेटरी कंट्रीज को लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो था ये ऐसा एक ये ट्रीटी था। इस ट्रीटी से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर में सर्वेलेंस प्लेन उड़ा सकता है। इसके लिए हम प्लेन उड़ाएंगे, ये जो है इसका नोटिस 72 आवर्स इन एडवांस देना था, और हम किस रूट से प्लेन उड़ाएंगे इसका नोटिस देना था 24 आवर्स बिफोर। रूट भी बता देना था, और उसके बाद वो प्लेन उड़ना था। और उसमें जो होस्ट कंट्री है उसके भी ऑफिशियल्स हो सकते थे। जो डेटा गैदर करना था वो सारे कंट्री को अवेलेबल कर देना था। तो यूएस जो है इससे बाहर निकल गया पहले। यूएस खास करके ट्रम्प, तब को पता है ये इनका अलग ही तरीका से देश को चलाए है। तो यूएस जो था, ये रसिया का प्लेन जो था वो ट्रम्प का गोल्फ कोर्स के ऊपर से उड़ा था, उसे नाराजगी हो गया था और वो उससे बाहर निकल गया। तो अमेरिका बाहर निकल गया। अब क्या है, अभी हाल में जो न्यूज है, यूएस भी बाहर निकल गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि अमेरिका बाहर निकला तो पीछे पीछे यूएस क्यों निकला? वो कुछ आरोप लगाया है कि ये रशिया सर। हाँ सॉरी, रसिया जो था। यूएस पहले रिपीट कर रहे हैं, यूएस बाहर निकल गया, पीछे पीछे रसिया भी बाहर निकल गया। हमको जानना ये है कि रसिया क्या आरोप लगा करके बाहर निकला। बता रहे, बात ये था कि यूएस तो बाहर निकल गया, रसिया और भी बहुत सारी कंट्रियां प्लस पुरानी नाटो कंट्रियां तो बची हुई थी। रसिया का आरोप ये है कि हम बाकी जो कंट्री है, सिग्नेटरी कंट्री, उनसे हम एक एश्योरेंस लेना चाह रहे थे कि आप जो डेटा मेरे यहां से गैदर करेंगे वो आप यूएसए को नहीं सप्लाई करेंगे। और ये एश्योरेंस जो है वो बाकी जो सिग्नेटरी कंट्रियां हैं वो नहीं दी, इसीलिए हम बाहर निकल रहे हैं, ये बोल करके वो बाहर निकल गया है। तो एक टाइम था, दुनिया जो थी वो बिल्कुल बड़े प्रिकैरियस सिचुएशन में थी। कब वार हो जाएगा, सारी दुनिया डरती थी इस बात से कि पता नहीं कब वार हो जाएगा। तो कुछ ट्रीटीज हुई थी जिससे जिससे कि डी एस्केलेशन हो सके, कन्फ्रंटेशन को रोका जा सके, एक दूसरे पर शक ना हो। इसके लिए जरूरी है कि
कई बार होता है ना कि किसी कंट्री को शक होता है कि ये कंट्री जो है, ये कंट्री मेरे खिलाफ में कुछ काम कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है। तो इसमें क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग था कि चलो तुम अपना प्लेन उड़ा के देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये जो मिस कैलकुलेशंस हैं, जो डिस्ट्रस्ट है, उनका बिल्टअप रोका जा सके। तो ऐसे और भी कई ट्रीटियां थी, उनमें से एक ट्रीटी ये था जो गया। और भी उम्मीद लग रहा है ऐसा कि एक और ट्रीटी है न्यू स्टार्ट, उसमें कुछ वेपन को कम करने का ट्रीटी था, वो भी अभी बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर में वो खत्म होने वाला है। तो लग रहा है कि वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर से जो आर्म रेस इन दोनों के बीच में, रसिया और यूएस के बीच में आर्म रेस था, वो आर्म रेस कहीं फिर से न शुरू हो जाए। इसके अलावा एक ऑलरेडी एक ट्रीटी लैप्स कर चुका है, दैट वाज जो मिड रेंज मिसाइल से रिलेटेड था। हम लोग देख लेते हैं अभी, तो थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं इधर में क्या क्या है। तो इसमें 30 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रियां थी। ये आया था इफेक्ट में 92 में ये साइन हुआ था, नाटो मेंबर्स एंड वार्सो पैक्ट मेंबर्स, और इसमें 2 में इफेक्ट में आया था और 35 सिग्नेटरी थे। स्पाई वाला तो हम बता ही दिए। बाकी झगड़े की जड़ बहुत सारी है, तो उसमें एक जड़ है कि रसिया एक पर्टिकुलर जगह से, उसका नाम है कालिनिनग्राड, यहाँ पर वो कभी परमिशन नहीं दिया उड़ाने का प्लेन। तो इस ये आरोप है। तो उसी तरह से रसिया बोलता है कि तुम भी तो अलास्का के ऊपर प्लेन नहीं उड़ाने देता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं। और ये कितना यूजफुल ट्रीटी था, इससे आप पता लगता है कि 2002 से अमेरिका 200 सर्वेलेंस मिशन जो है और रसिया के ऊपर में उड़ाया है, और बेलारूस के ऊपर में। और ओवरऑल जब से इफेक्ट में आया है 1500 फ्लाइट्स जो हैं वो इसमें हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी था। इसके अलावा ऑलरेडी एक जो है वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी ऑलरेडी लैप्स कर चुका है। दोनों निकल गए थे 19 में, जिसमें कि जो मिसाइल सिस्टम था, मिड रेंज मिसाइल सिस्टम, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है 500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर, उसको डिस्ट्रॉय करना था। इसके अलावा अब ये जो है हमारा न्यू स्टार्ट, ये भी 5 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है। न्यूज हम लोग अगला वीक, आने वाले वीक में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप जाने से ठीक पहले जो हौथी रिबल्स है, उन हौथी रिबल्स को वो टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो ये बताइए कि हौथी रिबल्स किस कंट्री में काम कर रहे हैं, आप लोग बताइए। हौथी रिबल्स किस कंट्री में काम कर रहे हैं? क्या बहुत पढ़ा है ये वाला, ऐसा तो पूजा बोलिए। सर गैस कर रहे हैं, क्यूबा। शाश्वत बोलिए। यामीन। यमन, यमन में है हौथी रिबल्स। तो ये जो है हौथी रिबल्स, थोड़ा पूछेंगे क्वेश्चन। हौथी रिबल्स यमन में है, हमको ये बताइए कि हौथी रिबल्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई कंट्री है क्या जो हौथी रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है? सुजाता बोलिए। रसिया। शाश्वत बोलिए। सर हमको भी लगा रशिया कर रहा होगा, यूएसए बैन किया उसको तो। अच्छा ठीक है। सना। ईरान। दैट इज करेक्ट। ये जो है वो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, हौथी रिबल्स को। आप लोग भूल गए हैं, बहुत लोग,
तो यमन का आपको लोकेशन याद होगा कि अगर ये आप लोग को पता लग रहा हो कि ये इंडिया बना दे रहे हैं रफ वे में, तो ये जो इधर में यमन आप लोग को पता है, यमन जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और यहाँ पर ईरान है। तो ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है हौथी रिबल्स को और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है हादी रिबल्स को, हादी तो सॉरी हादी ग्रुप को, रिबल्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉक्सी वार चल रहा है। अब प्रॉक्सी का मतलब है लड़ रहे हैं हौथी और हादी ग्रुप, लेकिन पीछे में कौन मास्टर है? सऊदी अरेबिया और ईरान। अब बता दीजिए हमको कि सऊदी अरेबिया हादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और हौथी रिबल्स को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो बताइए यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। हादी ग्रुप को यूएस जो है वो हादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन था ये जो है ये सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो हाँ, तो हम बात करते हैं, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया तो उस पर कई सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, लेकिन बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि नहीं, इससे माना, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि माना कि हौथी रिबल्स जो है वो हमारे अगेंस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां पे यमन में वार में लगे हुए हैं, लेकिन ये घोषित करने से हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, इसीलिए हम इसको विचार करेंगे कि इसको हम लेवल को हटा दें। तो 11 जनवरी को ये लेवल लगा हौथी रिबल्स पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और मोस्ट प्रोबेबली शायद हट भी क्या होगा, तो जो भी, तो ये शायद लेवल को हटा भी देगी। और वहां पे जो है यमन में ये हौथी रिबल्स जो हैं ये काफी ये कर रहे हैं, अगेंस्ट में चल रहे हैं इस डिसीजन के जो ट्रम्प ग्रुप लिया। अब तो ये बाकी ये सब जो न्यूज है आप लोगों को खुद पढ़ के समझना है। चाइना और यूएस का, तो यूएस जो होता है वो सैंक्शंस लगाता है चाइनीज ऑफिशियल्स पे, और चाइना भी जो है वो सैंक्शंस लगाया है 28 ऑफिशियल्स पे कि उन लोगों को घुसने नहीं देंगे चाइना में, इनका अगर कोई कंपनी अगर है कहीं तो चाइना में काम नहीं कर पाएगी, कई सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो अब आप लोग को काफी पढ़ा चुके हैं, आप लोग खुद से समझने लायक हो चुके हैं। सिनजियांग, ताइवान, हांगकांग ये सोर पॉइंट है, हमको बोलने का जरूरत ही नहीं है। यूके भी जो है उसी तरह से चाइना को बोला है कि हम लोगों को वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं और हम लोगों को जाके देखने दो कि वहां पे क्या वायलेशन कर रहा है तुम लोग। कौन? यूके और ईयू पे आरोप लगाया है कि तुम लोग जो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ये चाइना जैसा कंट्री जो इतना सारा ह्यूमन राइट अब्यूज कर रहा है उसको फायदा पहुंचा रहा है। तो आप लोग बताइए सिनजियांग जो है वो सिनजियांग में किस ग्रुप को चाइना ये लोग बोल रहे कि जीनोसाइड कर रहा है? अमर सर युगुर मुस्लिम से सर। हाँ ठीक है। ये जो न्यूज कहाँ से आ गया न्यूज? ये न्यूज हमको नहीं पढ़ाना था, ये गलती से आ गया है। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है ट्यूनीशिया का न्यूज, हम इसको डिलीट भी कर रहे हैं। आप लोगों का टेस्ट परसों होगा, हम कल ही बता चुके थे, कल आप लोग पढ़ लीजिए, छुट्टी आप लोगों का। युगांडा का न्यूज चल रहा था, आ रहा था, तो इसमें मेरा इनपुट लायक ऐसा कुछ है नहीं जो हम कुछ खास दे पाए, बस इतना बता दे रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्री जो है वो कंट्रियां, हमारा देश आज़ाद जब हुआ ना, तो अच्छा दो फेजेज वर्ल्ड हिस्ट्री में एक दूसरे से रिलेटेड है। वन इज कोलोनियलाइजेशन। कोलोनियलाइजेशन में क्या हुआ कि यूरोप के जो कंट्रियां थी वो सारे दुनिया में जाकर के अपनी कॉलोनी बनाई,
उनकी कॉलोनी बन गई, यानी सीधी सीधे बोले तो वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना इनका काम था कि एक्सप्लॉइट करके अपना उत्थान कर ले। तो बाकी दुनिया से जगह जगह से जितने भी रिसोर्सेज थे उसको वो उठा करके अपने देश ले गए। और इनका जो डेवलप्ड कंट्री का जो टैग लगा ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, हमारा बर्बादी पे ये आबाद हुए, आजकल ये डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, गरीबी कम है और लाइफ लाइफ का जो स्टाइल है काफी अच्छा है। तो खैर ये कॉलोनियलाइजेशन था। हमारा जब देश आजाद हुआ, इंडिया बड़े देशों में आजादी के बाद एक फेज शुरू हुआ, दिस इज कॉल्ड डीकोलोनियलाइजेशन, हम उसके पायनियर हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे करके जो बाकी देश भी धीरे धीरे करके आजाद होते गए। इंडिया शुरुआत में बाकी जो कंट्रियां थी जो कॉलोनी थी उनको ये आजादी में सपोर्ट भी किया। तो आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी आया। तो डेमोक्रेसी आया लगभग सारी कंट्रियों में, क्योंकि ये मॉडल जो है ये मॉडल वेस्टर्न मॉडल पे ही शासन चल रहा था। इंडिया में भी आपको पता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हम सीखे अंग्रेजों से ही। डेमोक्रेसी का एक बड़ा सा वेव चला, तो कंट्रियां जैसे जैसे निकल मतलब डीकोलोनियलाइज होती गई, वहां पे डेमोक्रेसी को आजमाने की कोशिश किया गया। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये हर कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हुआ। डेमोक्रेसी के साथ में प्रॉब्लम्स भी आई। तो अगर आप हमारे आसपास में देख लेंगे तो पाकिस्तान में देख लीजिए, डेमोक्रेसी जड़ नहीं जमा सका है। बांग्लादेश में अब लगता है कि जड़ जमाया है, बट टर्बुलेंट फेज में भी गुजरा है। म्यांमार में आप देख लीजिए, म्यांमार में डेमोक्रेसी अपना जड़ नहीं जमा पाया है। तो बड़े ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी से सब चीज का इलाज हो गया। अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे कई सारे ट्राइब्स है, वहां पर तो और भी ये डेमोक्रेसी सब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बहुत सारी कंट्रियों में। तो वहां पे वारलॉर्ड्स आए और वो अंग्रेजों के जाने के बाद उस पे एक ऑटोक्रेसी करने लगे। अब लोकल लोग जो थे उनका समझिए कि मतलब एक्सप्लॉइटेड लोगों को पहले अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब लोकल एक्सप्लॉइट करने शुरू किए। तो अब तो कई तरह आप लोगों को पता होगा, एक रॉबर्ट मुगाबे वाला तो आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग बताइए रॉबर्ट मुगाबे किस कंट्री का था? हाथ उठाया के पहले किसी को नहीं पता है। दीपक सर जिम्बाब्वे। हाँ सही है। तो ये जो है ये जिम्बाब्वे इसी तरह से बहुत सारे कंट्रियों में ऑटोक्रेट हुए हैं। और खैर अब युगांडा का बात कर रहे हैं, तो युगांडा में जो पावर में है अभी यावेरी मुसेवेनी, ये जो पर्सन है 76 ईयर ओल्ड, इस बार इलेक्शन जीत गया, जिसको कि अफ्रीकन जो ऑब्जर्वर्स थे पोल के, वो बोल रहे थे कि इसमें फ्रॉडुलेंट वोटिंग हुआ है और इलीगल तरीके से वोट का काउंटिंग किया गया है। यूएस का जो ऑब्जर्वर आने वाला था उसको ये आने नहीं दिया। बोला कि जिस यूएस में इलेक्शन होने पर खुद ही आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन जो है इट वाज फ्रॉडुलेंट, वो यूएस मेरा क्या मॉनिटरिंग करेगा। तो यूएस का तो आने नहीं दिया और अफ्रीकन वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। खैर ये जो पर्सन है ये पर्सन जीत गया विथ 59% ऑफ द वोट मिला उसको। 34% जो सेकंड रनर अप रहा बॉबी वाइन, ये एक यूट्यूबर है और ये पॉप म्यूजिशियन है ये। तो हाँ, तो ये जो हम बता रहे थे कि ये पावर हंग्री जो पर्सन्स कुछ हैं वहां पे, वो अब ये क्या था कि वहां पे एक लॉ था जो जिससे कि टर्म लिमिट होते थे, मतलब प्रेसिडेंट कितना बार रह सकेगा, वो टर्म का लिमिट को खत्म करवा दिया। वो वहां पे था कि 75 ईयर्स तक ही एज तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है, उसको भी चेंज करवा दिया, 75 ईयर्स का भी बार हटा दिया। यानी कि लाइफ लॉन्ग जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां की सत्ता प्राप्त करने के बाद वहां से हटना नहीं चाहते। तो इलेक्शन में गड़बड़ी के बाद ये इलेक्शन जीत गया है।
और मजेदार बात यह है कि जो अपोजिशन है, जो हार गया है, उसको ये जो नेता है यानी बॉबी वाइन, इसको ये उठा करके जेल में डाल दिया है। और भी जितने लोग हैं जो अपोजिशन में, उनको जेल में डाल दिया गया है। अब 15 दिन होते हैं इन लोगों के पास में ये प्रूफ करने के लिए कि इलेक्शन फ्रॉडुलेंट थे। मतलब कानून ये बोलता है कि अगर इलेक्शन फ्रॉडुलेंट हुए, गिनती गड़बड़ हुई है, तो 15 डे में चैलेंज कर दीजिए। लेकिन सबको जेल में डाल दिया है, तो 15 डेज का जो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में ये लोग चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अफ्रीका में चल रहा है, और जो बहुत पावरफुल लीडर हो जाते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डीप फेक के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही है डीप फेक क्या है। चलिए, कोई बता दीजिए डीप फेक क्या है। बोलिए दीपक। सर जैसे वो एक ऐप है सर, मतलब कि किसी का भी इमेज को या वीडियो को कोई दूसरे इमेज या वीडियो में कोलैब करके यानी फेक वीडियोस या फेक इमेज बनाने का। अच्छा, ठीक। ये जो है एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, एआई बेस्ड। तो इसमें क्या होता है, एआई का यूज करके आप वीडियो ऐसा बना सकते हैं जो हुआ नहीं है। मतलब किसी का जस्ट फोटो दे दीजिए उसको, और वो उस पर एक ऐसा वीडियो क्रिएट कर दिएगा जो कभी जो घटना हुई नहीं। इवन वो फिक्सस पर्सन भी बना सकता है किसी पर्सन को, कि जैसे मान लीजिए कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ना है, तो जबरदस्ती का वो बना सकता है वीडियो, जिसमें कि कुछ लोग खास ड्रेस में हो जो लग रहा किसी खास कम्युनिटी के हैं, और दूसरा ग्रुप को वो पीट रहे हैं। वो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के लिए काफी काम आएगा। डीप फेक को पकड़ना ह्यूमन बीइंग के बस का बात नहीं है कि उसको वो पकड़ ले, कि इसमें मतलब थोड़ा भी चांसेस कि हम तो पकड़ लेंगे ना। इसके लिए भी एआई बेस्ड टूल ही होंगे जो उसको पकड़ सकते हैं। डिटेक्शन भी जो होगा वो भी एआई जनरेटेड टूल्स ही होंगे। उसको अब दिखाएंगे तो वो पकड़ सकता है कि हाँ ये डिफेक्ट बनाया हुआ है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को का इमेज को टार्निश करने के लिए, लोगों को या फिर उल्टा भी साइड से बोल सकते हैं कि जो हुआ है उसको भी ना करने, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने का ये काम आ सकता है। तो फिलहाल तो इंडिया में कोई ऐसा लॉ दिख नहीं रहा है जो लॉ इसको डायरेक्टली इसको डील करने के लिए हो। एक जो टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, वो इसको हेल्प कर सकता है। ब्लॉकचेन से डीप फेक का मीनास को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सरकारों को इसमें सोचना पड़ेगा कि कैसे उस काम को करें। अब ब्लॉकचेन का मतलब ये होगा कि वीडियो पहली बार बनेंगे तो ब्लॉकचेन में अगर आ जाएंगे तो उन पर टैग हो जाएगा, एक नंबर टैग हो जाएगा, और जैसे जैसे मैनिपुलेशंस होते जाएंगे वैसे उसमें नंबर बदलते चले जाएंगे। तो वो पॉसिबल है। तो लेकिन अभी फिलहाल कोई हमारे पास अभी कानून भी नहीं है इसको डील करने के लिए। काला पानी तो आप लोगों को पता ही है। तो काला पानी, चलिए बताइए, काला पानी डिस्प्यूट से रिलेटेड 2 नाम और बताइए जो काला पानी के आसपास के एरिया हैं। अमर बोलिए। लिपू लेक सर एक, और एक नहीं याद आ रहा है। पूजा। सर लिम्पा धुरिया। हाँ, लिम्पिधुरिया। तो ये जो है ये 2 जगह है जिसको लेकर डिस्प्यूट है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वो मुद्दा उठाया गया है। बाकी बातें आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है व्हाट्सएप को कि अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको ठीक करो। तुम यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं उनका डेटा तुम फेसबुक को नहीं देता है, हमारे देश के लोगों का डेटा देता है। ये ट्रीटमेंट हमारे देश के लोगों के साथ ठीक नहीं है। हमारा देश के लोगों का जो
डेटा सिक्योरिटी नीड है उसको फुलफिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये पुराना पड़ गया, हम बोल दे रहे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोली किसान नेताओं को कि हम लोग 1.5 साल के लिए जो फार्म लॉ है, इस फार्म लॉ को रोक देते हैं, इसका लागू करने को विथहोल्ड कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को, और उसके बाद एक कमेटी बनाएगी और एक कमेटी बना करके फिर इस लॉ पे विचार होगा। लेकिन किसान नेता जब किसान नेता तो कई सारे है ना, कई सारे ग्रुप है, मोर देन 30 ग्रुप्स। तो ये जो 30 ग्रुप्स है, जब लीडर्स मिले तो आपस में एक्रोमोनियस सिचुएशन रहा, झगड़े हुए, बट झगड़े के बाद बात हुआ कि ना, ये जो होगा हम लोग 18 मंथ्स जो सरकार बोल रही है कि उसके लिए हम लोग रोक देते हैं, ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 18 मंथ बाद सरकार इसको फिर से लागू की तो इतना बड़ा आंदोलन हम फिर से खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा मौका है कि इसको आंदोलन को जारी रखते हुए और सरकार से ये लॉ को खारिज करवा लिया जाए। तो ये न्यूज था 26 जनवरी से पहले का न्यूज। किसान नेता नहीं माने थे। उसके बाद 26 जनवरी को परेड हुआ। क्या क्या हुआ आपको पता है, और आगे अगला जो आएगा सीट उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सरकारें, हम केवल बीजेपी का बात नहीं करेंगे इसमें, सरकारें जो होती है वो जो कानून होती है उसका यूज अपने जो विरोधी हैं उनको सबक सिखाने के लिए करती है, विच इज नॉट गुड। आप अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आप जितना हो रहा है उतना के लिए काम करें तो ठीक है। सरकार का तो काम यही है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट कराए, लेकिन लोगों से बदला लेने का जो प्रवृत्ति एक नया, फिर रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया प्रवृत्ति है, बट लगता है ये सरकार में वो बढ़ गया है। पहले भी सरकारें, कांग्रेस सरकार भी करती थी, लेकिन अभी लगता है वो प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुका है लोगों को सबक सिखाने का। और एनआईए जो है वो कई लोगों को समनिंग किया हुआ है सेडिशन केस में। और इसमें कौन लोग हैं, तो उसमें मतलब ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसान आंदोलन को, और उस बेसिस पे सेडिशन केस में इन लोगों को, इनके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख फॉर जस्टिस, कि ये इन लोगों को हेल्प कर रहा है, तो सेडिशन केस बना। इसके अलावा क्या है, एक ग्रुप है उसका नाम है खालसा एड। देख करके किसी को नाम सुन करके लगेगा कि खालिस्तानी होगा, नहीं, बट खालिस्तानी समर्थक नहीं, एक्चुअली लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। लोग जहां कहीं भी जरूरत पड़ता है वहां पे खाना पीना का इंतजाम करते हैं, ये खालसा एड। तो जो गवर्नमेंट के क्रिटिक है उनको ये सरकार बोलती है कि ये इनको बहला फुसला दिया गया है, इनको में भ्रम फैला दिया गया है, और अगर ये सब नहीं काम करे तो बोले कि ये एंटी नेशनल है। तो ये जो है, अगर सरकार किसानों से बात कर रही है और दूसरी तरफ उसके पार्टी के लोग बोले खालिस्तानी है, इनको भ्रमित कर दिया गया है, तो एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है कि हम लोग, मतलब सरकार बात करने का ऑफर दे और पीछे से मंत्री ही बोलना शुरू कर दे कि ये देशद्रोही है, तो पूरे माहौल खराब हो जाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, और इनको इंटिमिडेट करने का, इनको धमकाने का भी कोशिश किया जा रहा है। आपको पता होगा कि कल परसों रात में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको किसको पता है? सूरज को पता है। किसको गिरफ्तार किया गया सूरज? मनदीप पुनिया सर, कारवान का जर्नलिस्ट। हाँ, ये जो कारवा का जर्नलिस्ट था, ये शायद मंजीत है शायद, तो ये मंजीत पुनिया, ये गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें वो दिखा रहा था कि पुलिस किस तरह से
जो एजिटेटर है उनको जो लोग पीटने आए थे उनको वो पुलिस कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो जब अर्नब को पकड़ा गया था तो सारा लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिए कि पत्रकारिता पे हमला है, लेकिन ये इसको उस बात के लिए उठा लिया गया कि पुलिस का भूमिका पर एक क्वेश्चन उठा रहा था। तो ये सब बातें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कुछ जो आर्टिस्ट थे, हम लोग लगता है अभी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा ये, तो 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जो कुछ आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट को लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट बोली थी कि तुम लोग जगह खाली कर दो घर अपना, तो ये लोग कोर्ट पे केस किए थे, इनके ऊपर बड़ा सा फाइन भी थोपा गया था। तो सरकार जो फिलहाल ये लोग अपना केस वापस ले लिए हैं कि गवर्नमेंट इनको 1 साल का एक्सटेंशन देने को रेडी हुई है, और जो इनसे करोड़ों रुपया फाइन मांग रही थी वो फाइन भी माफ कर दी है। आगे अगला है हमारा कैग जो है वो केरल सरकार के खिलाफ में एक फाइंडिंग दिया है कि केरल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, ये बॉन्ड है मसाला बॉन्ड, ये मसाला बॉन्ड से फॉरेन फंडिंग कराया गया है। फॉरेन फंडिंग के लिए एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत होता है। तो ये केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो लॉन्च की थी केरल गवर्नमेंट, वो उसको लेकर के कैग एडवर्स रिमार्क दिया है कि इट इज अगेंस्ट 7th शेड्यूल एंड इन्फ्रिंज्ड ऑन सेंटर्स फाइनेंशियल प्रेरोगेटिव्स। तो केरल सरकार कैग के खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित की है। अब इसका डिटेल न्यूज कभी आएगा, हम मतलब पहले ही से बोल दे रहे हैं, जब आएगा तो हम बहुत डिटेल में इसको बता देंगे, बट ये अभी शॉर्ट न्यूज एक आया हुआ है, अभी हम रखे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोग पता है कोविन तो आप लोग को पता ही है। तो कोविन में कुछ ग्लिचेस थे, उस ग्लिचेस के बारे में पता लगा हुआ है, यानी कि ये बैकबोन है जिसके ऊपर में हमारा टिका हुआ है कि हम कैसे जो वैक्सीनेशन जो होगा वो हम कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ ग्लिचेस थे, वो आपको मिल जाएगा इसमें क्या क्या ग्लिचेज है। जैसे कि जो वायल आ रहे हैं, तो वायल जो आ रहे हैं और जो रिटर्न हो रहे हैं तो उसका डेटा नहीं मिल रहा है। किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो वो कैसे वो जा करके बताएगा कोविन में कि मेरे हालत खराब हो रहा है। तो खैर इसको फिक्स कर लिया गया है, बट इसमें ग्लिचेस थे कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, आप लोग एक बात पहले बता दीजिए, आप लोग ये बताइए कि जो भारत बायोटेक बनाई है उस वैक्सीन का क्या नाम है? मीरा। कोवैक्स। और दूसरा वाला का भी आप बता ही दीजिए कि कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ गया हम लोग, हाँ, मैनेजिंग रोल आउट, उसमें अब ये कंपनियां बोल रही हैं कि जो कोई भी मेडिकेशन में है एलर्जी का, वो इसको ना ले। ब्लड थिनर्स जो यूज कर रहे हैं, और कई बार हार्ट के पेशेंट करते हैं ब्लड थिनर का यूज, वो लोग इसको ना ले। और जिसका भी इम्यूनिटी कमजोर है वो इसको ना ले, मतलब वैक्सीन्स को। एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि शुरुआत में तो बोला गया कि 3 करोड़ लोग को वैक्सीन दिया जाएगा फ्री में। ये लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, पर्सन्स विथ कोमॉर्बिडिटी हैं, और 55 ईयर्स से 50 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, तो जिनको कि फ्री में दिया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड एंड पीपल विथ कोमॉर्बिडिटी। तो एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि शाश्वत सर, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जिसका इम्यूनिटी लो है उसको वैक्सीन नहीं लेने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो लो इम्यूनिटी वाला को ही है इसमें ना। लग रहा है ना कि अगर जिसका बहुत ही कमजोर इम्यूनिटी है, जिसका जैसे HIV वगैरह का केस होगा,
तो उसमें हो सकता है कि वैक्सीन जनरेटेड कोई बीमारी हो जाने का चांस बन रहा होगा, इसलिए ये लोग शायद मना किया होगा। कई बार वैक्सीन जनरेटेड बीमारी भी हो जाता है लोगों को। मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है इम्यूनिटी तब ना। तो ये जो है बात कर रहे थे हम कि एक प्रॉब्लम क्या आया है ना कि एंथुसियाज्म बड़ा कम है, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को देने बोल रहे हैं, और जो भी शक पैदा हो गया है लोगों के मन में कि वैक्सीन को लेकर के, जो इसके अप्रूवल को लेकर के, खासकर डॉक्टर लोगों को तो ज्यादा ही पता होगा, तो ये लोग जो है ना वो मतलब आ नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल जो टारगेट है कि जितने लोगों को देना हो, टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। हम बता रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी थोड़ा सा हो गया है लोगों में, और खास करके बोले डॉक्टर लोग तो खास करके वो मतलब चूंकि उनको ज्यादा अवेयर है, तो हो सकता है कि उनको ज्यादा डर हो गया होगा। और भी कारण है, कारण ये है कि बीमारी खुद भी कम हो रहा है, तो लोग जो है उस कारण से भी सोच रहे हैं। फिर ये भी सोच रहे हैं लोग शायद कि अभी तो कुछ दिन रुक जाते हैं तो कितना सारा वैक्सीन आ जाएगा, तो उसमें से बेस्ट वाला ले लेंगे। खैर बहुत सारे रीजन है जिसके कारण से ये लोग वैक्सीन नहीं आ रहे। तो सरकार जो है वो सीनियर डॉक्टर्स लोगों को बोल रही है कि आप लोग सबसे पहले आप ही लोग लीजिए, सीनियर डॉक्टर्स, ताकि कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े। और अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो इसका माना जाएगा कि आप अपना जो ड्यूटी है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब कि इसके लिए हिंदी का कोई वर्ड, जो कर्तव्य है उसका पालन आप नहीं किए हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लग गया। आग लग गया, 4 या 5 लोग मारे गए। तो इसमें यही है कि जो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसको जो बिल्डिंग्स बनाने हैं, उसमें फायर कोड का पालन करना है, पैसा बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया को सप्लाई तो करता ही करता है, दुनिया में भी सप्लाई है इसका। तो ये अगर डैमेज होगा तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली लास्ट न्यूज है हमारा। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। ये ड्रैगन फ्रूट का तो बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, उसका न्यूज क्या है? सूरज। सर ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के शायद कमालम कर दिया गया है। कमलम। तो ये जो कमलम, है ये कमलम न्यूज हो गया है। बोलते हैं कि कमल से सिमिलैरिटी है, इसलिए इसको कमलम बोल दिया गया है। ये नेटिव ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का ये फ्रूट है, जो फ्रेंच लोग लेकर के वियतनाम चले गए। वियतनाम इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया में भी 1990s से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ये कई राज्यों में होता है, और ये कम पानी वाला जगह में भी होता है। तो रीनेम करने का काम जो था ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर की है, और लेकिन ये जो रीनेमिंग है अभी इसको परमिशन लेना पड़ेगा बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से। तो मतलब ये अभी फाइनल मतलब कर दिया गया है, बट अभी इसमें मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस में इसका जो होगा वो अभी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर नेटिव होता हमारे देश का तो हमारा अथॉरिटी होता कि इसको रीनेम कर दे। अभी नेटिव नहीं है तो रीनेमिंग के लिए अभी परमिशंस लेने होंगे। तो आज का सीट इतना ही है, और परसों आप लोग टेस्ट दीजिए। परसों हम लोग क्लास भी आगे शुरू कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है? सुजाता बोलिए। सर ये पोलियो का जो ड्रॉप है, अगर कोई एडल्ट पर्सन पी लेता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम्म, कुछ नहीं होगा। मतलब बड़ों को कोई यूजफुल नहीं है वो? नहीं, कोई यूजफुलनेस नहीं है उसका। पोलियो तो 5 साल से कम के लोग बच्चों को ही वो अफेक्ट करता है। अच्छा ठीक है। पूजा।
सर बैड बैंक समझ नहीं आया सर, एक बार समझा दो। देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपर्टीज एक चीज होता है। एक्सपर्टीज जो है एक बैंक का, समझते हैं, चलिए थोड़ा समझिए, ये बैंक है हमारा। तो ये बैंक जो है, चलिए बैंक है, ये बैंक जो इसका एक्सपर्टीज क्या है, ये लोगों को पैसा दे सकता है और ये लोगों से पैसा वसूल कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। लेकिन अगर सोचिए कि एक, सोचिए यहाँ पे एक तो मछली बन गया, बट सोचिए ये लगा देते हैं विंग, ये एक एयरक्राफ्ट है। तो ये जो है एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट वाले को दिया था पैसा और एयरक्राफ्ट कंपनी डूब गई। तो डूब गई तो अब इससे वसूली करना है पैसा। तो ठीक है, वसूली के लिए भी रखते हैं रिकवरी एजेंट वगैरह, इसका मालिक को फोन करवाएंगे, परेशान करेंगे, होता है वो सब, तो खैर ठीक बात है। लेकिन अब इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तो लिखा रहेगा ना कि इसको इतना पैसा दिया गया है किसी को भी। अब ये बैलेंस शीट में दिखा कि वो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में रहेगा पैसा कौन कौन हमको दिया है और हम किसको किसको दिया है। बट चलिए, हम किसको किसको दिया है, बट इसमें कोई ना कोई तो रहेगा कि ये तो पैसा डूब रहा है ये वाला। तो ये जो है ना बैलेंस शीट खराब दिखता है, ये पैसा डूब रहा है, अभी धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा इसको। तो हाँ, बैंक जो है अब, लेकिन क्या है कि अगर ये पैसा, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि कोई ऐसा पर्सन दिया रहता, मालिक बना देते हैं यहाँ पे, ये मालिक है, ये मालिक है, ये ऐसा पर्सन जो पैसा लेके बैंक डुबाया हुआ है। यही अगर मान लीजिए इसको पैसा कोई ऐसा पर्सन दिया होता जिसको कि जो एविएशन कंपनी है उसको चलाने का एक्सपीरियंस ही होता, तो बोलता कि तुम पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तुम हटो यहाँ से, हम तेरा ये प्लेन वगैरह ले रहे हैं, हम इसको चलाएंगे। ये जो पर्सन विजय माल्या है, ये अच्छा से नहीं चला पाया, लेकिन जो पैसा दिया था वो खुद ही इस फील्ड का एक्सपर्ट था। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जो एक्सपर्ट है इस फील्ड का, और वो जो है इस एविएशन कंपनी के लिए और प्लेन को चला दिया, वो कंपनी भी रनिंग हो गई। तो पैसा तो इसका बच गया क्योंकि इसको एक्सपर्टीज था। तो बातें बोल रहे हैं कि बैंक का उतना एक्सपर्टीज नहीं होता बातों में। एक दूसरा एग्जांपल दे, वो ज्यादा शायद सूट करेगा। सोचिए कि बैंक जो है ना वो एक ट्रांसपोर्टर को पैसा दी है, तो ट्रांसपोर्टर को पैसा दी है और उसका ट्रक चलता है वो सब, और वो पैसा डुबा दिया। तो बैंक अगर किसी दूसरा ट्रांसपोर्टर को ढूंढ पाए जो उसके सारे के सारे ट्रक लेकर के चला दे और इसका लोन वापस कर दे, तो एक तरीका है कि रिकवरी हो जाएगा, एक तरीका हो सकता है। ये काम बैंक करती भी है, वो मैनेजमेंट को वो सब अथॉरिटी होता है इनके पास, वो दे सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये ट्रक्स जो हैं वो काम के अब नहीं है, वो नहीं चलेंगे। अब क्या है, ये पैसा जो है वो 100 करोड़ रुपया ये दी हुई थी और वो सोच रही है कि सारे के सारे ट्रक को हम बेच दें। तो बेच दे तो ट्रक को सेकंड हैंड वो बेचना चाह रही है, सेकंड बेचना चाह रही है, और रिकवरी जो उसका हो के आ रहा है, अगर वो बेचना चाह रही है तो रिकवरी जो हो रहा है ओनली 30 करोड़ हो रहा है। सब काम खुद कर रही है बेचने के लिए। लेकिन अगर कोई उसको ऐसा मिल जाए कि बोले कि आपको हम 60 करोड़ दिए, आप ये सब हमको दे दीजिए, ये कौन है? ये एआरसी है। इनका काम ही है, इनका एक्सपर्टीज है कि कोई सामान जो बर्बाद हो गया है, मतलब लोन खास करके, उसको वो रिकवरी कर लेते हैं। रिकवरी तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा से पता है, थोड़ा समझा रहे बात को, कि ट्रक जो है सेकंड हैंड में उसे लोग वो 30 करोड़ रिकवरी हो रहा था, ये बोला कि नहीं हम ट्रक का इंजन में से कॉपर निकाल लेंगे, इसको पता है सबको वहां पे कॉपर है, हम ये इंजन को पंपिंग सेट में लगा देंगे, बहुत कुछ। और इस तरह से ये एआरसी जो है बैंक को 60 करोड़ दिया और ले लिया वापस, और खुद इसको 70 करोड़ इसको मिल गया उसको, क्योंकि इसका एक्सपर्टीज था। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो बैड लोन को खरीदते हैं
और उसका फिर रिकवरी करते हैं। रिकवरी किसी भी तरीका हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज करके हो सकता है, सामान को बेच करके हो सकता है, उसको खुद चला करके हो सकता है। ये जो कंपनियां हैं ये काम इंडिया में करती हैं, इंडिया में हैं, लेकिन बैंक्स के पैसे इतने डूबे हुए हैं। देखा जाए अगर एनपीए है तो एआरसी कंपनी का औकात से बाहर का बात है कि वो सारी कंपनियों का एनपीए खरीद ले। तो एनपीए एक्चुअली क्या होता है ना, ये जब खरीदने जाते हैं, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आपको हम 60 करोड़ देंगे बैंक को, लेकिन बैंक को क्या बोलेंगे, अभी हम आपको केवल और केवल 20 करोड़ ही देंगे, 1/3 इस तरह का कुछ बोल देंगे। बाकी क्या, बाकी के लिए को पेपर इशू करते हैं, ध्यान नहीं आ रहा उस पेपर का, क्लास जब शुरू होगा ना हम बता देंगे। ये हम लोग का सिलेबस में है, मतलब पढ़ना हम लोगों को ये। तो ये जो होता है ना, वो एक सिक्योरिटी जैसा एक पेपर समझिए आप इशू करते हैं, वो बैंक को दे देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे ये सारे के सारे ट्रक को बेचना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जो पैसा होगा धीरे धीरे करके ये बैंक के पास आना शुरू होगा। तो बैंक अपना बैलेंस शीट में क्या लिखेगी, 100 करोड़ तो डूबा, वो लिखेगी क्या, पैसा आया 60 करोड़ लिखेगी, कि 60 करोड़ ये जो पैसा था जो दे के रखे 100 करोड़ में से एक्चुअली लिखे कि 60 करोड़ आया कितना, एक्चुअली कैश आया है 20 करोड़, बाकी 40 करोड़ कब आएगा, जब ये कंपनी धीरे धीरे करके वो बेचना शुरू करेगी। तो सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी बनाती है उसका। खैर, तो ये जो है आप देखिए ये प्रॉब्लम्स कितने हैं, बैंक्स के हाथ में ना पूरा पैसा आता है, फिर उसको पेपर मिल जाता है, पेपर के बाद क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बता ही दिया, औकात उतना नहीं कि इतना सारा वो बैड लोन खरीद। तो अब क्या है कि इससे क्या होता है कि इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर ये 100 का 100 करोड़ आ गया होता तो मनी रोलिंग में रहता, यानी बैंक जो उस 100 करोड़ को किसी और को दे देते, उसका भी धंधा चल जाता, वो भी वापस कर दे किसी और को दे देते, मतलब इस तरह से काम चलते रहता। बट हो क्या रहा है, आ रहा है 20 करोड़ वापस। तो आखिरकार बैंक तो लोन तो नहीं दे पा रहे ना, ये एक प्रॉब्लम हो गया, बैंक तो लोन नहीं दे पाएंगे। अब बैंक लोन नहीं दे पाएंगे तो इकोनॉमी में मतलब जो प्राइवेट पार्टी खास करके, और प्राइवेट पार्टी कहाँ से धंधा करेंगे, मतलब कंपनी अगर कहाँ से खोलेंगे, तो ये प्रॉब्लम का जड़ है। 60 करोड़ तो लिख चुके हैं, आया तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बड़ा सा एक एआरसी हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो 60 करोड़ का 60 करोड़ दे दे और अपना वसूली का काम करते रहे, ये तो हो ही सकता है, लेकिन बड़ा कंपनी आएगा कहां से, ये बड़ा कंपनी बता ही दिए कि प्राइवेट पार्टी लोगों का बस का नहीं है। प्राइवेट पार्टी को वो मजा है कि हम खरीद लेते हैं, बेच करके पैसा कमा लेंगे, 60 का 70 बना लेंगे, लेकिन इनके पास उतना कैपिटल नहीं होता कि वो बैंक को वो 60 दे सके। तो कौन कर सकता है, सरकार जो होती है वो सरकार के पास काफी देखा जाए तो इसका वेयरविथल है, उसके पास जान है इसका। तो बोल ले रहे हैं कि एक बैड बैंक बनाओ, चलिए एक बैड बैंक बनाते हैं। ये बैड बैंक जो होगा इसमें सरकारी पैसे डाल देगी, प्राइवेट पार्टी भी पैसे डाल देंगी। अब ये जो एक बैड बैंक है, क्या एक एआरसी ही है, बट विथ वेरी गुड कैपिटल, क्योंकि सरकारी पैसे डाल दिए, प्राइवेट पार्टी भी डाल दी है, और ये लोग बैंक्स को पैसा दे देंगे सबको, तो बैंक के पास तो पैसा पहुंच गया। अब बैंक अपना लेंडिंग का एक्टिविटी चलिए जारी रखते हैं हम लोग, और ये जो होगा ये वसूली करना शुरू करेंगे। वसूली तो एक बात कि बैड बैंक और एआरसी में एक तरह से, अगर अभी का जो प्रेजेंट एआरसी है उसमें फर्क हो जाए कैपिटल का, कि कैपिटल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा बैड बैंक में, जिसमें सरकार भी होगी। प्राइवेट पार्टी, केवल प्राइवेट पार्टी होंगे तो क्या होगा, कैपिटल के पास नहीं होगा। दूसरा बात कि प्राइवेट पार्टी के साथ और एक प्रॉब्लम आ सकता है, केवल और केवल अगर कैपिटल लेके आ भी जाए तो रिकवरी जो होगा हो सकता है स्मूथ ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी अथॉरिटी होती है, जो लीगल अथॉरिटी होती है, वो कानून पास करवा सकती है। तो सरकार यहाँ पे रहेगी तो प्राइवेट पार्टी को थोड़ा एश्योरेंस भी रहेगा कि हम मेरा रिकवरी जो होगा ज्यादा अच्छा है, सरकार पुलिस भेज सकती है। तो कई सारी बातें हैं। तो ये बैड बैंक बनाने से ये जो होगा पैसा इनको मिल जाएगा, और ये लेंडिंग एक्टिविटी करते रहेंगे, ये अपना वसूली का काम करते रहे, जो शायद ज्यादा एफिशिएंट हो। लेकिन अगर यहाँ पे रघुराम जी बोलते अगर यहाँ पे सरकार है तो ये भी तो सरकार ही है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक।
तो ये लोग वसूली नहीं कर पा रहे थे, वो भी नहीं कर पाएगी। तो जो रघुराम राजन का कहना है कि वो वसूली तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ जो लॉस था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। हुआ क्या, कोई फायदा नहीं हुआ। बैंक लेंडिंग कर पाएंगे तो इनके पास भी पैसा था, ये भी तो कर सकते थे, देखा जाए तो सरकार भी तो खर्च कर ही सकती थी। तो वो मतलब उसमें नेगेटिव गए थे कि ऐसे मतलब होने वाला कुछ है नहीं। तो बैड बैंक ARC ही है, लेकिन इसमें सरकार रहेगी और प्राइवेट पार्टी रहेंगी, और बैंकों का, अब शॉर्ट में अब उसको समराइज कर रहे हैं, बैंकों का बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगा। मेरा कोई पैसा कहीं नहीं फंसा हुआ है, मेरा जो आना था आ चुका है, और अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन और भी एक नेगेटिव सुन लीजिए, बैंक्स को ये पता चल जाएगा कि एक बैड बैंक है, तो फिर जिसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, कोई पैसा लेने आया, मांगने आया लोन, तो एक बार चेक तो करेंगे ना कि क्या है, पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। तो ड्यू डिलिजेंस हो सकता है कम हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ड्यू डिलिजेंस जो है वो कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर पैसा डूब जाएगा तो है ना पारा, यानी बैड बैंक, तो बैड बैंक है ना, उसको दे देंगे, मेरा तो पैसा वापस आ ही जाएगा, मेरा तो बैलेंस शीट हमेशा क्लीन रहेगा। तो प्रॉब्लम वहां पे भी आ सकते हैं। चूंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बैड बैंक का बात उठाया गया है, तो इस बार इसमें है, और हमको लगता है आने वाला टाइम में अगला 2-3 वीक तक लगातार इसका न्यूज जो होगा वो आते रहेगा। और कुछ? हाँ बोलिए अनिमेश। ये बैड बैंक जो सिक्योरिटी रेसिप्ट्स देंगे वो कहीं पे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बस वहीं पे होगा यूज। देखिए, ये जो सिक्योरिटी का पेपर जो लोग इशू करते हैं, ये जनता भी खरीदती है इसको, लेकिन इसका ट्रेडिंग होता है कि नहीं, इसमें बारे में हम श्योर नहीं है कि इसका नहीं, ट्रेडिंग। एज एन ट्रेडिंग नहीं बोल रहे सर। जैसे आप बोले ना कि कुछ पैसा तो कैश दे देगी, उसके साथ कुछ पेपर देगी, वही सिक्योरिटी रेसिप्ट हुआ ना वो। हाँ हाँ, तो उसको बैंक कहीं और कैश आउट नहीं कर सकते हैं। अब उसको एज अ लोन, मतलब कहीं पे हाँ डिपॉजिट करके, मॉर्गेज करके। हाँ, इसका डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए कुछ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कि एक कैसे एग्जैक्टली कैसे काम करता होगा, या उसको जमा होता होगा कि नहीं होता होगा, हमको मुश्किल ही लग रहा है। मतलब एज अ लॉजिकल हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हम श्योर नहीं। और गेस वर्क जो है ना, हम नहीं करना चाहते ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी का जैसा पैटर्न है वो अक्सर गेस वर्क में वहीं मतलब जहाँ किए तो कई बार रहता है प्रॉब्लम उसमें, इसलिए हम आप लोग को भी वो आदत नहीं डलवाना चाह रहे कुछ गेस वर्क कर ले, हम खुद भी नहीं करना चाह रहे। हाँ, और कुछ? गेस वर्क का बात बोल रहे थे, गेस वर्क करना चाहिए वैसे, लेकिन वो जब बहुत क्लियर हो, फैक्चुअल बात पे गेस वर्क नहीं होना चाहिए। लॉजिकल हो तो गेस वर्क कर सकते हैं। हाँ, कुछ और? तो मेरे ख्याल से आप लोग का और कोई डाउट नहीं है, तो कल आप लोग पढ़िए। सीट हम भेजते हैं, फाइनल सीट आज, अगर अभी हो गया तो अभी, नहीं तो कल, और ये वाला सीट तो भी हम भेज ही देंगे। तो क्लोज करते हैं क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।